जब एक इंसान घर से निकलता है तो अपना पूरा बैग और बैगेज के साथ निकलता है ताकि लाइफ रास्ता में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सके। स्टूडेंट को भी ऐसा ही टेंडेंसी रखना चाहिए, इतना अच्छा से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, इतना अच्छा से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए कि एग्जाम में अगर टफ से टफ भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसको आराम से टैकल करके उठ ले जाना चाहिए, हैंडल कर लेना चाहिए। आप हमारे साथ पेपर 3 का डिस्कशन में आज जेएसएससी सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन में, जहां पे टॉपिक है आज का जनरल साइंस क्वेश्चंस, यहां से 20 क्वेश्चन बनने वाले इस टॉपिक से, और क्वेश्चन आज का जो है से आपका ऑफिशियल पेपर से लिया गया है, यानी कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से आपको प्रिपरेशन करने हैं और किस तरह से आपको अपने प्रिपरेशन को लेकर आगे चलना है। समझ चुके होंगे। वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, 1, 2, 3 एंड 4 जाकर जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा। बाकी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा क्योंकि यहाँ से मैं इसको मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके ही देता हूँ और उसमें और मटेरियल ऐड कर देता हूँ। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है ऑब्वियसली आपको, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा एक बार, आपके लिए एग्जाम पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले कल मैं एक बात बता देता हूं कि कल मैं जो डिस्कस कर रहा था वहां पे पार्ट 20 और आर्टिकल 368, तो वहां पे गलती से ना 360 लिखा गया था। क्या हुआ था 360? देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ पता नहीं था, अच्छे से पता है, बट आप जब वीडियो बनाने बैठते हैं तो आपका थोड़ा सा माहौल अलग रहता है और बोलना होता है कुछ और बोला जाता है कुछ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई भी मटेरियल साथ में लेकर नहीं बैठता हूँ, साथ में कॉपी खोल कर नहीं बैठता हूँ, बस डिस्कस करता हूँ, जो बस इतना ही करते जाता हूँ। तो थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाती है, गलती हो जाती है, ये सब देखिए आप बोलने से ही ठीक होगा। आपको पता होगा, आपसे कहा जाता है ना कि अगर मान लेते हैं कि आप अगर तैरने का कला में आप पीएचडी कर लीजिए आप उसको, लेकिन जब तक जो है आपको पानी में उतरिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं, डूब जाइएगा। ठीक है, पीएचडी करने से नहीं हो जाता है, तो जब तक बोलिएगा नहीं तब तक सुधार नहीं आएगा। एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर ने बोला है, तो आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो आर्टिकल 368 था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और पार्ट 20 था जो कि हम लोग कहाँ से लिए थे, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए थे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। समझ गए? तो ये सारा चीज़ था, तो देख लिया आपने। तो जो दिक्कत होगा आप लोग जुड़े रहिए, कोई से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए होता तो गलत नहीं होना चाहिए, बट ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरर होता है, ओके, जो कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी हो जाता है। मैं क्या करूँ, ओके, टू इट इज ह्यूमन, आप सुने हैं ना, ये सब बोलने से ही ठीक होगा। अब जब तक बोलिएगा नहीं तब तक सुधार नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आता है साइंस का, आप देखिएगा ऑफिशियल क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। ओके, ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। Which of the following dissolved salt obstruct the formation of lather in water with soap? यानी कहने का मतलब है कि जो एक जल में घुला एक ऐसा लवण जो साबुन के साथ झाग बनने में रोकता है, उसको क्या कहते हैं, या कौन है वह रिस्पॉन्सिबल है जो झाग नहीं बनने देता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा कठोर जल या फिर परमानेंट या हार्ड वाटर का नाम सुना होगा आपने। तो हार्ड वाटर के होता क्या है, तो देखिए जो साल्ट ऑफ कैल्शियम और साल्ट ऑफ मैग्नीशियम के चलते जो है वाटर हार्ड हो जाता है। तो वाटर हार्ड है, इसका मतलब क्या है, कैसे पता करेंगे कि हार्ड है? तो एक पहचान है कि उसमें तो कपड़ा अच्छा से साफ नहीं होगा, दूसरी बात है उसमें दाल भी नहीं गलता है। दो एक नॉर्मल चीज़ है जिसे आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, साइंस का सिलेबस में देखिएगा तो नॉर्मल बोल दिया है ना कि जो भी डेली डे बाई डे की एक्टिविटीज़ में साइंस से आपको नॉलेज होना चाहिए, उसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, ऐसे सिलेबस में पार्ट करके मतलब दे दिए हैं, प्रोवाइड करा के। तो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के चलते जो होता है ऐसे क्या होता है, हार्ड वाटर हो जाता है। तो आपका आंसर कैल्शियम सल्फेट होगा। अगर कहीं पे मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो भी लगा लीजिएगा, क्योंकि साल्ट ऑफ कैल्शियम और साल्ट ऑफ मैग्नीशियम के चलते ही पानी जो है से हार्ड हो जाता है, तो उस साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। तो आखिर होता क्या है, पानी हार्ड हो जाता है। अब इस हार्ड वाटर का कुछ उपचार है? जी हाँ, बिल्कुल है। हार्ड वाटर में आप लोग डिटर्जेंट ले आइए। क्या ले आइए? डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट ले आइए। घड़ी डिटर्जेंट क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये होता है जिसको आप धावन सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को डेका बोलते हैं, साइंस वाले पता है ना, और आर्ट्स वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, बनता कैसे है, बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आराम से हिट कर दीजिएगा, या बन जाएगा। उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद ऐसे आपको धावन सोडा मिल जाएगा, यही आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यही आपका निरमा है, सरफ है, डिटर्जेंट है, जो कहना है सो कहिए। ओके, तो वह ऐसे इस हार्ड वाटर को में काम कर सकता है। तो आंसर हो गया कैल्शियम सल्फेट। समझ गए? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साबुन होता है और एक निरमा होता है, यानी कि जो डिटर्जेंट होता है, उसमें जो है साबुन का क्या लाभ है? तो साबुन जो है वाटर पोल्यूशन नहीं करता है, जो सोप होता है वाटर पोल्यूशन नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट जो है यानी कि जो निरमा होता है आपका, वह है वाटर पोल्यूशन करता है। देखिए एकदम लेमी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर आपका भी हो गया। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के चलते आपका हार्ड वाटर रहता है। देखिए ध्यान सुनिए, वीडियो लंबा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग कट में जाइए। ठीक है, लंबी रेस का घोड़ा बनिए, तब जाके जीतिएगा। विनर वो नहीं होता है जो एक दिन प्रैक्टिस करके जाता है, विनर वो होता है जो रोज प्रैक्टिस करके जाता है। समझे? चलिए, तो कुछ याद रखा कीजिए।
तो कैल्शियम सल्फेट जो राइट आंसर, मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो ही मार लीजिएगा। हार्ड वाटर क्यों होता है, तो होता है, समझ गए इसके चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका लाइट से है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ से समझ लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, यानी कि सी बाई जो वेवलेंथ होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाई क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल, और इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। हिंदी वाले समझ गए। चलिए अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात है एंगस्ट्रम दिया हुआ, देख लीजिएगा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का जो वैल्यू है आपका 5000 एंगस्ट्रम दिया है। एक अंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा 10⁻10 मीटर। कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने जाते हैं तो सबका यूनिट लीजिएगा, मास केजी में होना चाहिए, लेंथ आपका मीटर में होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए, तब जाकर सोल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल। आइए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं इस फार्मूला पर सेट करके। फार्मूला है हमारे पास सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट तो सबको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, इसको मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है। उसके बाद लैम्डा का वैल्यू आपको 5000 एंगस्ट्रम दिया है। मैं अभी तुरंत बताया कि एंगस्ट्रम को का वैल्यू 10⁻10 होता है मीटर, और मीटर सब में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से तो आपका कितना आ गया, देखिएगा यहाँ से आप हमको देखिए थोड़ा सा ना 3000 को इसको 30,000 हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5000 से काटना है, इसको 30,000 बनाना पड़ेगा, और इसको 5000 नीचे है। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे 3 बाई यहाँ पे 5000 था, कितना था 5000। ध्यान दीजिएगा उसके बाद 10 टू पावर ए पावर वहाँ ऐड होता था ना, माइनस का प्लस होता है, 10 टू पावर 18 हो गया। तो मैं इसको अगर 5 यहाँ पे 4 पावर दे दिया इसको, मतलब 4 यहाँ से 0 इसको दे दिया, तो यहाँ पे पावर कितना बचा, 14 बचा ओनली, बचा ना, क्योंकि 4 0 इसको दे दिया। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ, 5 6 30 हो गया। तो 6 × 10 टू पावर कितना आ गया, 6 × 10 टू पावर 14 हर्ट्ज आ गया। सब चीज़ यूनिट में लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो भी यूनिट में ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज इज इक्वल टू पर सेकंड होता है, आपको मालूम होगा अच्छे से, ओके। पर सेकंड मतलब बराबर हर्ट्ज होता है, ओके। एक साइंटिस्ट है, उन्हीं का नाम पर ही रखा गया है इनका यूनिट, ओके। तो 6 × 10 टू पावर 14 हर्ट्ज हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा फिर से, ओके। न्यूमेरिकल है और सोल्व कर लीजिएगा। 6 × 10 टू पावर 14 यानी कि ऑप्शन नंबर बी चला गया, समझ गए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो होता है स्पीड ऑफ लाइट बाई लैम्डा होता है, यानी कि वेवलेंथ होता है, ओके। चलिए समझ चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। अ हाई जंप कॉन्टेस्टेंट कैन जंप टू ग्रेटर हाइट एट द इक्वेटर देन नियर एनी ऑफ द पोल्स बिकॉज। ध्यान समझिएगा, एक ऊंची कूद होता है, आप लोग पता है ना, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, तो वहाँ पे हाई जंप और लो जंप होता है। तो बोला जा रहा है कि जो कोई हाई जंप करता है तो इक्वेटर होता है ना अर्थ का, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है, बहुत सारे लाइन्स होते हैं, यहाँ इक्वेटर है, ये वाला आपके इक्वेटर, अभी पोल है। तो इक्वेटर बोल रहा है ना कि ज़्यादा मतलब ऊंचा जंप कर सकता है, पोल पे उतना ज़्यादा जंप नहीं कर पाएगा, क्यों, इसका रीजन बताइए जरा, यही पूछ रहा है आपसे। तो चारों ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ओके। क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखिएगा, अर्थ का जो एकदम साइज मेरा सर्कुलर नहीं है, हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और इसका साइज जो है एकदम सर्कुलर नहीं है, यानी कि सब जगह से देखिएगा तो आपका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से अलग अलग सर्फेसेस का डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ से होता क्या है कि इक्वेटर जो है क्या है, इक्वेटर जो है ज़्यादा दूर पर है, क्या है, इक्वेटर जो है ज़्यादा दूर पर है सेंटर से, जबकि पोल है से ज़्यादा दूर पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर का डिस्टेंस जो है सेंटर से ज़्यादा है पोल की तुलना में। फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, इक्वेटर पे डिस्टेंस जो है ज़्यादा है सेंटर से पोल की तुलना में। अब समझिए, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F = Gmm/r², ठीक है, Gmm/r² पढ़े हैं ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका होता है वैल्यू। इससे भी पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का पूछ रहे हैं, तो इसका वैल्यू भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा ना बता दे रहा हूँ। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, पर केजी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू है, इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, कहीं भी नहीं। तो समझ चुके होंगे। तो यहाँ से देख लीजिएगा, एफ जो है से क्या है, एफ जो है से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर ऑफ रेडियस है ना, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। यानी कि अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फिर से इरेज करता हूँ ना, राइटिंग थोड़ा पेन नहीं है ना, अभी पेन आने वाला है, ऑर्डर कर दिया हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, तो आपको अच्छे से सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते होंगे कि जो पोल है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्या है, रेडियस ज़्यादा है, सॉरी, इक्वेटर का रेडियस जो है सेंटर से ज़्यादा है, सेंटर यहाँ पे कैसे लूँ, रेडियस ज़्यादा है, यानी कि रेडियस ऑफ जो आपका क्या है इक्वेटर है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ पोल की तुलना में, बताया ना अभी। तो रेडियस जब ज़्यादा होता है, अब यहाँ से फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/r² होगा, क्या होगा, 1/r², ओके। बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है ना, कर लो भाई तुम लोग भी मन पूरा, अच्छा है।
तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस हो गया। तो यहाँ से देख लीजिएगा, अगर ये रेडियस ज़्यादा होता है, यानी कि रेडियस ज़्यादा होता है, तो आपका फोर्स क्या होगा, यहाँ से फोर्स ऐसे कम लगेगा, और जब अर्थ पर फोर्स कम लगेगा तो आपको कम फोर्स से खींचेगी, अब कम फोर्स से खींचेगी तो आप ज़्यादा जंप कर जाइएगा। समझ गया ना? तो यही सारा कॉन्सेप्ट है, तो समझ लीजिएगा। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो फिर से एक बार कर लीजिएगा पीछे वीडियो और आराम से समझ लीजिएगा। तो ये सारा है, अगर इन्वर्सली होता है यानी कि बटा में होता है, तो यहाँ अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट मतलब देख रहे हैं 0 पॉइंट मान लगेगा, यानी कि रेडियस बढ़ता है तो फोर्स घटता है, तो फोर्स जब घटेगा तो यानी कि कम फोर्स से आपको अर्थ अटैक करेगा, कम फोर्स से अटैक करेगा तो आप ज़्यादा जंप कर पाइएगा। तो यही रीजन है कि पोल पर जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जंप नहीं कर सकते हैं, और हम लोग जो है इक्वेटर पे ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकते हैं। तो यही रीजन है, पोल का डिस्टेंस कम होता है इसीलिए वहाँ फोर्स ज़्यादा लगता है, तो अर्थ हमको ज़्यादा फोर्स से खींचती है, तो हम लोग ज़्यादा जंप नहीं कर पाते हैं। इक्वेटर पर जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता है सेंटर से, तो वहाँ पे फोर्स कम लगता है, तो अर्थ हमको कम फोर्स से खींचती है, और कम फोर्स से खींचती है तो हम लोग ज़्यादा जंप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल यानी कि जो देख रहे हैं ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, वो कम होता है। समझ गए? गुरुत्व बल कम होता है, यानी गुरुत्व बल को F बोलते हैं। सारा चीज डिस्कस कर दिया, अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ब्लड वेसल सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ओके, कितना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट? तो बताइए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे कौन सप्लाई करता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका था पहले। तो देखिए यहाँ से लंग होता है, लंग और यहाँ पे हार्ट होता है, जिसमें 4 कोष्ठ होता है ऑब्वियसली। ओके, तो 4 कोष्ठ होता है, तो यहाँ से जो लंग, यहाँ से बहुत सारा ब्लड वगैरह जाता है, तो वहाँ से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर से आता है यहाँ पे हार्ट में, और लंग के पास जाता है ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद यहाँ से लाने का काम किया जाता है पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस सिरा के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी कि फुफ्फुस सिरा के द्वारा। तो अगर पूछेगा रक्तवाहिनी हृदय की दीवारों से ऑक्सीजन से भरे रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो ये करता है आपको फुफ्फुस सिरा। क्या करता है? फुफ्फुस सिरा। बहुत सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पल्मोनरी वेन। ओके ठीक है, जिसको याद रखिएगा, लाता है लंग से, ये भी याद रखिएगा, लंग से हार्ट में लाता है। ओके, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जाकर वीडियो थोड़ा सा चेकआउट कीजिए, डिटेल मिल जाएगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा ना, आर्टरी मतलब होता है आपका, और वेन, आर्टरी मतलब होता है आपका धमनी होता है, और वेन मतलब होता है सिरा। तो आर्टरी जो है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है, और वेन है वैन है, समझिए, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो अवे ले जाती है मतलब हार्ट से दूर ले जाती है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और वेन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में जो है खून को लाने का काम करती है। तो इसको याद रखिएगा, वेन का काम यही, आर्टरी का काम यही है। एक क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि पतला पतला तार का नली होता है, ठीक है, पतला पतला नली होता है, वह जो आर्टरी और वेन को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। थोड़ा सा हिंदी चेकआउट कर लीजिएगा ना, मैं हिंदी में से पढ़ के नहीं आया हूँ। ओके, तो इसको कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, तो समझ लगे, आंसर आपका बी हो गया। समझ गए आपको? हो गया। नेक्स्ट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैथोजन। मलेरिया जो है किसके चलते होता है, किस जीवाणु के चलते होता है? पहले जीवाणु और कीटाणु में अंतर पता है? जाके एक बार सर्च कीजिए। देखिए आपका पूछ रहा है कि रैप्डोविरिडा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एर्सिनिया पेस्टिस या फिर एंटमीबा हिस्टोलिका। बोल रहा है किससे होता है आपका मलेरिया। तो आपको देखो लगभग तो आपको पता होगा, प्लाज्मोडियम वर्ड देख के पता चल गया होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के चलते यह मलेरिया होता है। शॉर्टकट में डिस्कस होता है, मलेरिया हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। ओके, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। WBC को सब अफेक्ट नहीं करता है। अगर पूछेगा कि क्या मलेरिया के जीवाणु जो है, जो आपका पैथोजन है, ओके, एक तरह से प्लाज्मोडियम है, वो क्या WBC को प्रभावित करता है? नहीं। WBC जो है हमारा बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होता है। WBC का टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 2 दिन तक होता है। RBC का टाइम पीरियड जो होता है 100 से लेकर 120 दिन तक होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, और कुछ बात बची यहाँ पे और हो गया। बाकी यह देखिएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक क्वेश्चन है कभी कभी यहाँ से फंसाते हैं ना, एक क्वेश्चन में इसको पी वाइवेक्स करके दे दिए, पी वाइवेक्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पी वाइवेक्स मतलब वही होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसी के चलते होता है। बाकी आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इरेज छोड़िए, हम यहाँ से देखिएगा तो एक चीज़ होता है कि जो आपका मलेरिया होता है वो कौन लेकर उड़ता है, वो आपका मिलता फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो लेकर उड़ता है। ओके, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब काटता है एनिमल को, ठीक है, हम लोग को जैसे कि और भी कोई जीव को, तो उसे खून लेता है, ब्लड लेता है, और ब्लड में वो सप्लाई कर देता है प्लाज्मोडियम, जो पी वाइवेक्स है ना, पी वाइवेक्स को सप्लाई कर देता है, तो इस चलते हमको मलेरिया हो जाता है। ओके, तो आप लोग इस बात को समझते होंगे अच्छे से। ओके, अब एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह का मलेरिया का पैरासाइट है ना, पैथोजन है, एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बाकी एंटमीबा हिस्टोलिका यहाँ पे दिया है, तो एंटमीबा हिस्टोलिका से डाइसेंट्री होता है, पेचिस पता है ना, पेचिस रोग जो होता है बार बार दस्त वगैरह, तो उसको एंटमीबा हिस्टोलिका के चलते होता है, याद रखिएगा इसको। तो आंसर आपका बी हो चुका है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देखिए बीच बीच में जो चीज़ आता है उसको डिस्कस कर लेना, अच्छा रहेगा, सेहत के लिए अच्छा रहेगा ना।
इफ अ बल्ब यूजेस 500 वाट, इफ अ बल्ब यूजेस 500 वाट इन 3 सेकेंड, बोल रहा है कि एक बल्ब जो है से 500 वाट यूज करता है 3 सेकंड के लिए, 500 वाट बल्ब का पावर है और 3 सेकंड तक वो यूज हो रहा है, तो बताइए कि इसमें कितना ऊर्जा खपत होगा। ऊर्जा मतलब एनर्जी इसमें कितना खपत होगा, कंज्यूम होगा। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो फार्मूला होता है, एक मैं लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो उन लोगों को बताता हूँ कि पेट याद रखना। क्या रखना? पेट। पेट क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ से अगर एनर्जी निकालिएगा तो इतना तो होगा ना, पी इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पावर है आपका 500, कितना है 500 और टाइम आपका 3 सेकंड, तो कितना आ गया 1500 आ गया। और 1500 जो है सही जूल में आएगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, पावर वाट में है, टाइम सेकंड में है, तो जो यूनिट आता है वो भी जूल में आता है। बताया था ना कि सब चीज़ को अपना यूनिट में ले लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। तो 1500 जूल आ गया, 1500 जूल मार लीजिए। यहाँ पे ना मैं गलती नहीं लिखा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जब सेट कर रहे थे हम लोग तो पता नहीं 1500 जूल पर सेकंड लिख के रखे हैं, ठीक है। तो पूछा है ऊर्जा और मतलब और यूनिट दिया है वाट का, ठीक है, मतलब पावर का यूनिट दिया है, गलत है। 1500 जूल करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ से कितना होना चाहिए 1500 जूल पर सेकंड नहीं होना चाहिए, जूल पर सेकंड तो वाट का यूनिट होगा। क्या होगा? वाट का यूनिट होगा, पावर का यूनिट होगा, मतलब वाट होगा तो पावर का यूनिट होगा। जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट होता है, अभी पावर का यूनिट होता है। यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैं चीज़ कुछ कुछ बताता हूँ। जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो 2-3 चीज़ें हमसे बताता हूँ। एफ इज इक्वल टू मास बताता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। पी इज इक्वल टू भाई बताता हूँ, यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। और उसके बाद ये पेट तो बताता ही हूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी नहीं रहेगा तो वर्क भी रहता है, वर्क और एनर्जी दोनों का तो पता है आपको। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो वही होता है, एनर्जी और टाइम वर्क, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो समझ चुके हैं आप इसको, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 चीज़ याद रखिएगा, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला लगे, आराम से बना लीजिएगा। ओके, बाकी हमको लगता है कि कुछ कुछ चीज़ आपको बता देना चाहिए, जैसे कि आप लोग अगर अब याद कीजिएगा तो 1 HP में आपको याद है ना 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। और 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कभी कभी पूछते हैं ना, देखिए ध्यान से देखिएगा कि किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है? पावर का है? नहीं, पावर बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किलोवाट तो पावर का यूनिट हो गया, बड़ा यूनिट है। पावर किलो में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जब बड़ा यूनिट हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसके बाद टाइम का यूनिट, तो पावर इंटू टाइम तो एनर्जी देता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, किलोवाट आवर रहेगा तो एनर्जी का यूनिट होगा, न कि किसका, न कि आपका जो है से पावर का यूनिट होगा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, टाइम से मल्टीप्लाई रहेगा पावर में तो एनर्जी हो जाएगा। बाकी 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, इसी को आप लोग एक यूनिट बोलते हैं। जो घर में बिजली आता है वही एक यूनिट होता है। ओके, तो इसको समझ लीजिएगा। और अगर 3.6 जूल नहीं दे तो मेगा जूल भी दे सकते हैं, क्योंकि 10⁶ को हम लोग मेगा बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ याद रखिएगा। आंसर आपका सी हो गया 1500 जूल। जूल पर सेकंड नहीं होगा, पर सेकंड गलत है। नेक्स्ट आता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे जाके पूछते हैं आपसे। 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग जो है 100 मीटर पर सेकंड है। जब यह इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी, आधी शीर्ष ऊंचाई पहुंचेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बताइए। कहने का मतलब है आपके लिए क्वेश्चन सिंपलीफाई करता हूं। एक आपने बुलेट फायर किया, बुलेट समझते हैं ना, बुलेट जो बंदूक की गोली होती है उसको बुलेट बोलते हैं। यहाँ से फायर किया गया था और जब पूछा जा रहा है कि मान लेते इसको इतना दूर जाना था लेकिन अब बीच में चला गया, तो बताइए कि यहाँ जब गया तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? बताइए। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा निकाल लेंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, सबसे पहले यहाँ से जब बुलेट यहाँ से फायर किया जाता है तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के चलते होता है। हाइट मतलब ऊंचाई के चलते। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यह जो आपका बुलेट है सबसे ऊपर हाइट पे पहुंचेगा ना, तो इसका जो जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो सारा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एकदम ऊपर में जाकर 0 हो जाएगा। तो बीच में इसका जस्ट आधा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है नीचे से ऊपर जब जाएगा तो जैसे कन्वर्ट होते जाता है, क्या होता है? कन्वर्ट होते जाता है काइनेटिक पोटेंशियल, और बीच में जस्ट आधा हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी शुरू में 1/2 mv² था, तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 1/2 mv² कैलकुलेट कर लीजिए। मास दिया हुआ है आपका 100 ग्राम और वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। तो आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं 1/2 mv² से। 1/2 mv² से कैलकुलेट करते हैं। मास आपका 1/2 है, mv आपका 100, ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम देख रखे हैं। इसको केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और भी 2 टाइम है तो 100 × 100 कर लीजिए। आपका कितना कितना कैंसिल हो रहा है देखिएगा, 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका 1000 और 2 5 जा 10 काट लीजिए, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 500 जूल आ रहा है। क्या आ रहा है? 500 जूल आ रहा है। तो 500 जूल तो पूरा टोटल एनर्जी अभी में है उसका, अभी जब फायर किया गया तब उसका इनिशियल एनर्जी है। आधा दूरी पर जाएगा तो आधा कर लीजिए, 1/2 × 500। तो 1/2 × 500 कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 250 जूल आ जाएगा। लगा लीजिए 250 जूल।
समझ गए? तो ऐसे इसको बना लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है, समझ लीजिएगा। पूछते हैं अभी भी कि मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि वहां जाने पर वेलोसिटी जीरो हो जाता है, रुक जाता है, कुछ सेकंड के लिए वहां पे रुकता है, उसके बाद वहां से नीचे आना शुरू होता है। ओके, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ, ध्यान बताइए, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर समझते हैं ना, एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन का 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स दोनों, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सारा चीज क्या क्या होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपको ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन भी दे देंगे तो भी कंफ्यूजन मत कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होता है एक एटम में, ठीक है। क्या होता है, एटम होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, किसी मतलब बात कर रहा हूँ किसी एलिमेंट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। तो जो नंबर ऑफ जो आपका देखने को मिल रहा है परमाणु संख्या है, वो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, तो प्रोटॉन होता है, समझ चुके होंगे। यह देखिएगा, जो जनरली जो साइज ऑफ एटम होता है जनरली कहा जाता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है, जो कि ऑब्वियसली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। और ये जनरली साइज ऑफ हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, साइज ऑफ हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा एटम को ही हम लोग साइज जो है हर एक एलिमेंट का साइज ले लेते हैं। तो 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम का वैल्यू ही होता है 10⁻⁻10 मीटर। वहाँ पे वेवलेंथ वाला मैं बताया था ना, तो भूलिएगा नहीं। ओके, बाकी यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर बात करें हम एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को, और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं, इतना तो अंदर जाएंगे नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का पूछ रहे हैं। और बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, थॉमसन भी बोलते हैं, कोई प्रोटॉन का जो है से गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के द्वारा जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए इसका याद रखिएगा 1897 में किए थे ना, 1897 में इसका आविष्कार हुआ था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव पार्टिकल, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है। ओके, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ही है इसका, ठीक है, इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, इसके चलते एटम न्यूट्रल होता है। चलिए, तो समझ चुके होंगे आंसर आपका क्या होना चाहिए। आंसर ये हो गया प्रोटॉन्स। तो परमाणु संख्या यानी कि जेड जो होता है वो क्या होता है, जेड जो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रहता तो ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ द माइक्रोब इज मशरूम। मशरूम आप लोग खाए हैं, ठीक है, तो मशरूम जो आप लोग खाते हैं, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोला जाता है, वह किस तरह का जीवाणु है, बताइए जरा। तो यह है सब फंगस है, क्या है, फंगस है। उसी तरह का फंगस आपको पता है ना, पेनिसिलिन जो हम लोग प्राप्त करते थे, ओके, पेनिसिलिन वो भी एक फंगस ही है, ठीक है, क्या होता है, पेनिसिलिन, जिसका आविष्कार कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो भी ये क्या है, एक तरह का फंगस ही से प्राप्त होता है। ओके, फंगस से एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं बता दूंगा। फॉर द टाइम बिंग याद रखिएगा, जस्ट छोटा क्वेश्चन था, कुकुरमुत्ता जो है क्या है, एक तरह का फंगस से प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए क्लास 9 थोड़ा सा याद कीजिए, क्लास 9 याद कीजिए, मोशन। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 11th वाले, चलिए आइए थोड़ा सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv/dt, क्या होता है, dv/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है त्वरण होता है, तो याद रखिएगा। इस सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को जनरली देखिएगा तो ए से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है वेलोसिटी आता है, क्या आता है, वेलोसिटी आता है। और उसके बाद आता है आपका समझिएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसको वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर रहेगा तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, समझ गए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। अभी बार रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात करूंगा, अभी तुरंत बात करूँ या फिर बाद में करूंगा, अभी कर देता हूँ। समझ गए, तो एक्सेलरेशन आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया एक्सेलरेशन, लगा लीजिएगा। बाकी देख लीजिएगा, एक होता है एफ इक्वल टू मा, क्या होता है, एफ इक्वल टू मा, तो यहाँ से देख लीजिएगा। तो जो फॉर्मूला आता है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, क्या आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में होता है पी इक्वल टू एम भी होता है, क्या होता है, पी इक्वल टू एम भी होता है। तो यहाँ से देखिएगा पी इक्वल टू एम भी, तो यहाँ से डीपी, इसको अगर कीजिएगा तो dp/dt होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास, तो कॉन्स्टेंट है तो चेंज होता नहीं है, dv/dt होता है, क्या होता है, dv/dt। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वह जो है से डिफिनेशन ऑफ फोर्स है, अभी कभी कभी अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फोर्स होता है, वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बोला था ना, एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमको मोमेंटम बोलना चाहिए था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो फोर्स देगा, क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स देता है। और इसी तरह से मास हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप लोग एक्सेलरेशन दिखा आपने, तो F इक्वल टू आ गया ना, तो यही बोला जाता है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है P इक्वल टू mv है, ओके, वो जो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। न्यूटन ने टोटल 3 जो है लॉ दिया था, आप लोग पता होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। चाल का यूनिट याद रखिएगा, चाल और जो स्पीड है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है। हाँ, अंतर है, चाल ऐसे एक स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि, और जो वेलोसिटी होता है एक सदिश राशि है। त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अगर न्यूटन बराबर 1 kg मीटर स्क्वायर, कितना होगा, kg मीटर स्क्वायर पर kg मीटर, क्या होगा, रुक जाइए थोड़ा सा मास इंटू वेलोसिटी ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास केजी वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर हो जाएगा पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या बताया फिर से, देखिए होता क्या है ना कि देखिए थोड़ा सीरियस करता हूँ, जैसे कि 1 न्यूटन हो गया, तो ये होता है आपका 1 न्यूटन, ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मा होता है, तो यानी कि न्यूटन मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या हो गया, केजी हो गया, केजी हो गया, फिर यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो गलत हो रहा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो 1 न्यूटन का यूनिट आ जाएगा। और बाकी ऊर्जा का यूनिट तो जूल मैं बता ही चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, ऊर्जा का यूनिट में तो जूल बता ही चुका हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो मैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का जो अभी मैं जस्ट आपको जो है कुछ देर पहले मैं प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा उसको। तो आवर्त सारणी में बात कर रहे हैं, तो कौन सा जो तत्व है सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसमें से जो सबसे कम इसमें नहीं है, लेकिन इसमें से सबसे कम आपको चुनना है, सोडियम, जस्ता, तांबा या सीसा, तो बताइए। तो इसमें देखिएगा, अगर रिएक्टिविटी सीरीज जाइएगा, ठीक है, तो वहां से आपको कॉपर है सबसे, इस जो गिवन 4 मेटल है, एलिमेंट है, ओके, सारा तो या मेटल ही है, सारा मेटल है, या सारा मेटल है, तो इस सारा गिवन जो मेटल है, तो इसमें सारा जो है आपका कॉपर सबसे लिस्ट रिएक्टिव देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, लिस्ट, ओके। चलिए, तो आंसर आपका सोडियम हो गया। बाकी सोडियम और पोटेशियम और सोडियम दो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की, ये नेट्रियम होता है ना, प्लैटिनम है, और सॉरी कैलियम होता है, और सोडियम क्या होता है, नेट्रियम होता है, ओके। तो ये सारा चीज़ आपको हो गया, तो देख लिया आपने। और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और सोडियम को तो हम लोग आग पकड़ लेता है ऐसे भी, पानी में, इसको पानी में भी आग पकड़ लेता है, जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम को पूछा भी जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो योर आंसर इज कॉपर, क्या होना चाहिए, कॉपर। देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन आगे पीछे है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा, ओके। यहाँ पे तांबा जो है से थर्ड में आ गया है, ठीक है, तो तांबा आंसर होना चाहिए, इसको मैं जब PDF दूंगा तो आपको सही कर दूंगा, ओके। चलिए, तो आंसर आपका तांबा हो गया, इसका तांबा हो गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हाँ, एक बात करता हूँ, जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें टोटल भी 118 एलिमेंट है। जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको डिजाइन किए थे मतलब मोजले, और हमारा जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो अब एटॉमिक नंबर पे है। जो आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखे थे उसमें वो एटॉमिक मास पे लिए थे, क्या लिए थे, एटॉमिक मास पे था उनका, यानी कि ए पर, यहाँ पे जेड होना चाहिए ना। एटॉमिक क्या था, एटॉमिक जो है हम लोग का नंबर पे अभी है, और उनका जो था एटॉमिक मास पे था। तो हम लोग अभी करंट में 118 एलिमेंट का हम लोग चलता है, एटॉमिक नंबर पे चलता है, परमाणु संख्या पर आधारित है। मोजले डिजाइन किए थे आधुनिक आवर्त सारणी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू, कौन जो है सर रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। पहले मैं बताता हूँ कि रेड लिटमस आखिर होता क्या है। देखिए, लिटमस जो होता है ना, इसमें दो चीज़ होता है, एक अलगी होता है, अलगी, और एक होता है फंगस। तो अलगी और फंगस के इन लोग दोनों साथ में मिलकर जीव होता है, सहचर्य, इसको जीव, सहचर्य जीव बोलते हैं। तो दोनों मिल के जो है एक प्लांट जैसा बनाता है, क्या बनाता है, प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो एल्गी और फंगस मिलाकर एक इसके रस से लाइकन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइकन, उसी का रस से लिटमस पेपर बनता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो लाइकन है किसका किसका जो है सहचर्य जीवी है। तो एल्गी और फंगस याद रखेगा। हिंदी में अलगी क्या होता है, कवक, क्या होता है, अलगी मतलब शैवाल, और कवक होता है फंगस मतलब, ओके। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, तो ये होता है। बाकी अब आते हैं लिटमस पेपर पे। तो दो तरह का लिटमस पेपर होता है, एक रेड होता है, अब एक होता है ब्लू होता है। क्या होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो देखिए, ब्लू लिटमस क्या करता है, मतलब जो रेड लिटमस पेपर होता है, अब ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है। तो देखिए, तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है,
जो इसको एसिड में डालिएगा ना तो रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालिएगा तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पत्र को जो है लिटमस पेपर है उसको जो है आप बेस में डालिएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो ऐसा होता है, रेड ब्लू ब्लू रेड। तो याद रखिएगा, अभी एसिड में होता है, अभी बेस में होता है। और हाँ, एसिड में अगर रेड डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बेस में ब्लू डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ से अगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा, ध्यान दीजिए। तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो रेड कौन करता है, एसिड करता है ना, ब्लू को रेड करता है। तो रेड को ब्लू कौन करेगा, जस्ट उल्टा कीजिएगा, ब्लू को रेड कौन करेगा, ब्लू को रेड, रेड को ब्लू ना, रेड को ब्लू बोला है ना, या रेड को ब्लू। आंसर आपका बी हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। समझ गए। तो यही सारा चीज़ होता है, मतलब ये लिटमस पेपर होता है, एक रंजक होता है जिसे हमको पता करना होता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं। ओके, तो बेस जो होता है रेड को ब्लू कर देता है, याद रखिएगा, और एसिड जो होता है ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ सकते हैं। और बाकी लिटमस पेपर क्या होता है डिस्कस कर दिया, लाइकेन और फंगस से, लाइकेन होता है एक प्लांट, और फंगस और जो है अलगी का जो है साहचर्य गुण से उन लोग दो को एक प्लांट है, तो उसी से जूस से निकाला जाता है। क्लियर। Which टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो एक फिलामेंट लैंप होता है, जैसे बल्ब वगैरह जनरली देखे ना आप लोग, तो उसमें स्पेक्ट्रम निकलता है, ठीक है, एक तरह का स्पेक्ट्रम होता है। तो क्या होता है, तो वह कंटिन्यूअस इमिशन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस इमिशन। अगर कोई चीज़ तंतु से बना होता है, एक तरह से मतलब वायर वगैरह से बना होता है, तो वहाँ से जो इमिशन होता है वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूअस जो है वो जो है आपका देखिएगा उत्सर्जन करते रहता है, क्या करता है, लाइट वगैरह को उत्सर्जन करते रहता है। ओके, चलिए, तो ये कंटिन्यूअस इमिशन का एग्जांपल है, बल्ब का जो स्पेक्ट्रम होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब, वो कंटिन्यूअस इमिशन को रेडिएट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मसल्स इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है किससे बना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्डियक मसल जो बना होता है इसमें से हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत है। तो आपका आंसर हार्ट होना चाहिए। तो हार्ट का जो मसल होता है, टोटल 3 तरह का मसल होता है, कभी डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह का टोटल मसल होता है, तो उसमें जो है क्या होता है, हृदय जो है कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है, कार्डियक मसल से बना होता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ से लीवर याद रखिएगा, लीवर जो है ना, लीवर एक पैनक्रियाटिक लीवर जो है एक बाइल जूस को सेट करता है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस को सेट करता है, जो कि ऑब्वियसली से आपको देखिएगा फैट को पचाने में मदद करता है। और बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाकी वृक्क, इसको आप लोग किडनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी, किडनी बोलते हैं ना, वृक्क, किडनी आईफोन याद है ना, वही किडनी है। तो किडनी है वृक्क, और इसका यूनिट नेफ्रॉन होता है। जिसको पूछेगा कि जो यूनिट होता है किडनी का इकाई, क्या होता है, नेफ्रॉन। और जो हमारा ब्रेन है उसका न्यूरॉन होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूरॉन। तो इसको याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर आपका हार्ट हो गया। कार्डियक जो मसल है वो हार्ट में पाया जाता है। ओके, द क्लोथ्स ऑफ फायरमैन डज नॉट कैच फायर इजली बिकॉज इट इज मेड ऑफ। अगर बोल रहा है कि जो फायरमैन लोग होते हैं उनका जो कपड़ा है वो क्या होता है, जल्दी से मतलब आग नहीं पकड़ता है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है बताइए जरा, किस चीज़ से बना होता है, रेयॉन, नायलॉन, मेलामाइन, बेकलाइट या फिर टेफ्लॉन। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देखने जाइएगा, ओके, देखने जाइएगा, तो उन लोग का जो कपड़ा बना होता है वो मेलामाइन से बना होता है। क्या बना होता है, मेलामाइन पॉलीमर होता है। क्या होता है, मेलामाइन पॉलीमर है। अब ये क्या थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है ना मेलामाइन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, पिघलता नहीं है यह जल्दी, तो मेलामाइन से बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलामाइन आंसर होना चाहिए। ओके, एक तरह का पॉलीमर है, पॉलीमर डिटेल में डिस्कस किया गया था। आप लोग को अगर सीबीएसई वाले होंगे या आईसीएसई वाले बोर्ड तो आप लोग को पता चल गया होगा, नहीं तो झारखंड बोर्ड वाले तो सीधे आईएससी में जाके पढ़ोगे पॉलीमर के बारे में। ओके, तो आंसर आपका क्या हो गया, मेलामाइन। बाकी सारा चीज़ को डिस्कस करता हूँ। रेयान के बारे में कल भी बताया था कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। नायलॉन जो है न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट के सहयोग से बनाया गया था, इसीलिए इसको नायलॉन बोलते हैं, न्यूयॉर्क इन लंदन, ठीक है। और ये नायलॉन क्या होता है, नायलॉन आपको रस्सी वगैरह देखोगे, बहुत मजबूत रस्सी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेलामाइन देख लिया आपने। अभी अब जो फायरमैन वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं, किचन में भी थोड़ा बहुत यूज होता है। बेकलाइट के जो हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह में स्विच वगैरह होता है, आप लोग देखे होंगे, तो जो है क्या होता है, इसको बनाने के यूज करते हैं। और टेफ्लॉन के यूज हम लोग देखिए, टेफ्लॉन है ना, नॉन स्टिक का हम लोग प्लास्टिक बनाने के यूज करते हैं। जैसे कि कोई गर्म चीज़ को पकड़ना है तो वहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह होता है उसको टेफ्लॉन यूज होता है। जैसे मैं कुकर का, आपका जो कुकर है ना उसका हैंडल, ठीक है, कुकर जो है उसका हैंडल क्या है, टेफ्लॉन से बना है, क्योंकि कुछ गर्म भी होता है तो जल्दी पिघलता नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्लास्टिक तो उसमें सट जाएगा। बस समझा गया। तीसरा चीज यूज था मेलामाइन कर, समझ लिया आपने। अग्निशामक जो लोग होते हैं उनका वस्त्र जो है मेलामाइन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आता है। यहाँ तक जो क्वेश्चन था ना आपका, ये क्वेश्चन 15 तक ही आपका जो था से आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था, जेएसएससी के एग्जाम में। ओके, बाकी मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसका ना 1-2 क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लाया, तो 18 क्वेश्चन हो जाता, 15, 17, 18।
देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्रास, तो इनमें से किसको रेड ब्रास कहते हैं? गन मेटल, जर्मन सिल्वर, अमलगम या पीतल, तो बताइए इसको किसको बोलते हैं? तो देखिए जो गन मेटल होता है, क्या होता है? गन मेटल होता है, उसको हम लोग लाल पीतल ही बोलते हैं, लाल पीतल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल पीतल। लाल पीतल इसे बोलते हैं इसमें थोड़ा सा लाल जैसा दिखता है, इसको लाल पीतल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बाकी थोड़ा सा बताता हूँ, एक तरह का मिश्र धातु है, मिश्र धातु समझते हैं ना, एल्वाय, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु या बोलते हैं, यानी कि अल्वाय, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है। आंसर आपका गन मेटल ए हो गया। बाकी आपको डिस्कस कर देता हूँ कि देखिए गन मेटल में क्या होता है, Cu प्लस Zn प्लस Sn, यह मिल के बनता है आपका गन मेटल। क्या बनता है? जो गन मेटल होता है Cu प्लस Zn प्लस Sn से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर देखिए जो है से नाम तो है सिल्वर, लेकिन सिल्वर इसमें नाम का चीज नहीं है। Cu प्लस Zn प्लस निकेल से मिलकर बनता है आपका, Cu प्लस Zn प्लस निकेल से मिलकर आपका जर्मन सिल्वर बनता है। अमलगम क्या होता है? अगर कोई भी Hg है, पारा है, मरकरी, उसमें कोई भी आप एक मेटल मिला दीजिए, मरकरी में कोई भी मेटल मिला दीजिए तो आपका अमलगम उसको कहा जाता है, कोई भी एक मेटल। ओके, मरकरी में, मरकरी समझते हैं ना, जो एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है। और पीतल मतलब ब्रास होता है, और पीतल तो कॉपर प्लस जिंक होता है। क्या होता है? Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है ना, तो याद रखिएगा इसको। तो सारा चीज़ हो गया। जो राइटिंग में दिक्कत आ रहा है बहुत जल्द आपको सोल्व हो जाने वाला है। आंसर आपका हो गया गन मेटल। गन मेटल को लाल पीतल भी हम लोग कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक का। ओके, पीतल की बात कर रहा हूँ, लाल पीतल नहीं, लाल पीतल तो गन मेटल हो गया, Cu प्लस Zn प्लस Sn से बना है। बाकी ये क्वेश्चन और पूछते हैं ना, सोल्डर, सोल्डर में याद रखिएगा Pb प्लस Sn होता है। क्या होता है? लेड और Sn मिलाकर सोल्डर बनाते हैं। यही सोल्डर मतलब फ्यूज वायर में भी यही यूज होता है ना, फ्यूज वायर में सोल्डर का यूज करते हैं हम लोग। ओके, जल्दी गल जाता है, इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस यूज्ड इन द, क्लोरीन गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। देखिए बोल रहा है कि जो किसका मतलब जो है से बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस को यूज करते हैं, बताइए जरा। तो क्लोरीन गैस अगर आपको तो इसका पता होगा, इसका अगर फार्मूला पता होगा सब सारा चीज़ का, तो आपको आराम से ले जाइएगा। जैसे अगर बेकिंग पाउडर के बारे में बात करें तो छोड़िए, बेकिंग पाउडर छोड़िएगा, यह तो बेकिंग पाउडर बहुत लंबा चीज़ है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaCO3 होता है। कास्टिक सोडा होता है आपका, कास्टिक सोडा है ना, NaOH होता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, समझ गए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए इसमें क्लोरीन है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो इसमें समझिए कि क्लोरीन बनाने के लिए यूज होगा। क्लोरीन जो है से ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है। पहले ही बताया था ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, बहुत सारा गंदगी वगैरह जो होता है, नाली वगैरह, उसको साफ करने में डालते हैं तो कीड़ा वगैरह मर जाता है वहाँ पे। प्लस में हम लोग इसको कपड़ा को ब्लीच वगैरह करने में भी यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। बनता कैसे है देखिए, बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, उस पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दीजिए। क्या कीजिए? 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित कर दीजिएगा तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको बनने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं ना। तो यही प्रोसेस था बनाने का। ये देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी कि बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछेगा, इसको अंग्रेजी में सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, तो इसका सूत्र CaOH का होल2 होना चाहिए, बेसिक नेचर का है। ब्लीचिंग पाउडर आपका आंसर हो गया। कास्टिक सोडा याद रखेगा NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। ओके, उसी को नाम है कास्टिक सोडा। सब बहुत सारा नेम होता है, कमर्शियल नेम और नॉर्मल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंसेक्टिवोरस फिश। इंसेक्टिवोरस फिश मतलब क्या होता है? ऐसा फिश जो इंसेक्ट को खा जाए। विच इज यूज्ड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। बताइए, जिसे कि आप लोग सुना होगा पहले कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी मच्छर नहीं है। तो वहाँ पे होता क्या है, तो एक्चुअली में देखिए जो मच्छर का जो लार्वा होता है वो पानी में अपना अंडा वगैरह देता है। तो जब वहाँ पे उसका लार्वा डेवलप होने वाला होता है ना, तो अगर एक गैम्बूसिया फिश अगर उसमें डाल दीजिएगा तो उसका सारा लार्वा को ही खा जाएगा, तो मच्छर पनपेगा ही नहीं। तो मच्छर जब पनपेगा ही नहीं तो इन्वायरमेंट कहाँ से आएगा? तो वो एक गैम्बूसिया फिश होता है। तो याद रखिएगा क्या है? गैम्बूसिया फिश होता है, जो कि क्या करता है, मच्छर मारने वाला मछली के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मछली मारने मरने हो गया है, थोड़ा बहुत ऐसा होते रहता है। तो मछली जो है से मारने वाला जो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह का से मच्छर मारने वाला एक तरह का मछली है। ओके, तो ये जो मछली है सो क्या करता है? मच्छर को मारता है। ठीक है, आप लोग मछली मारते हैं, देखिए मछली भी मच्छर को मार रहा है। तो गैम्बूसिया फिश डाल दीजिएगा ना कहीं पे नाली वगैरह में, तो वो जैसे सारा जो लार्वा वगैरह खा जाएगा, तो वहाँ मच्छर जो है से आपका नहीं देखने को मिलेगा। तो गैम्बूसिया फिश इज द आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल से जुड़कर अपने प्रेजेंटेशन को बूस्ट कीजिए। चैनल का पर्पस में बहुत कुछ और है, मैं पहले बता चुका था। ओके, और फ्यूचर में आप लोग से जरूरत पड़ सकता है, मैं बोला था। चैनल से जुड़ के आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ओके, देखिए फ्यूचर में क्या क्या होता है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अलग अलग वीडियो में। और 8 बजे कल से मैं करता हूँ फिक्स आपका टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। और फिर ख्याल रखिए अपना। वंदे भारत।